प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने 12वां पाठ फैसला हमने पढ़ लिया है। हमने आपका पठन अभ्यास भी करवा दिया, पठन और व्याख्या भी करवा दिया है। आपने इसका पठन अभ्यास भी कर लिया है। आज हम अपने पाठ के मौखिक प्रश्नों को करें। जैसा कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न हम मौखिक रूप से ही करते हैं चर्चा के द्वारा, और एक एक करके हम आज मौखिक प्रश्नों को करेंगे। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आकाश में धुआं क्यों छाया था? हमारा पहला प्रश्न है, आकाश में धुआं क्यों छाया था? तो जैसा कि बच्चों आपको पता ही है, हमने देखा पाठ में जब राजन खेत से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि आकाश में धुआं छाया हुआ, और वो फौरन उस तरफ दौड़ा। तो उसने क्या देखा कि एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में आग लगी हुई थी। तो यही कारण है, हमने कारण ही पूछा है, आकाश में धुआं क्यों छाया था। तो इसका कारण आपको पता है, झोपड़ी में आग लगी थी, आग लगने पे ही तो धुआं उठता है। तो हमें कारण बताना है। तो आकाश में धुआं छाया था क्योंकि एक झोपड़ी में आग लगी थी। तो यही कारण है, आकाश में धुआं छाया था क्योंकि एक झोपड़ी में आग लगी थी। या फिर आप इस अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक झोपड़ी में आग लगी थी, इस कारण आकाश में धुआं छाया था। तो मौखिक प्रश्नों को आप अपने ही शब्दों में लिख सकते हैं, और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये संक्षेप में ही इसका उत्तर दिया जाता है, विस्तार में नहीं दिया जाता है। तो पहला प्रश्न था, आकाश में धुआं क्यों छाया था? आकाश में धुआं छाया था क्योंकि एक झोपड़ी में आग लगी थी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक झोपड़ी में आग लगी थी, इस कारण आकाश में धुआं छाया था। अगला है हमारा ख, राजन ने सांप की क्या मदद की? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ख, राजन ने सांप की क्या मदद की? क्या मदद की? राजन ने सांप की क्या मदद की? तो हम कहेंगे, हमने देखा उसने जलती हुई झोपड़ी का दरवाज़ा खोलकर सांप की जान बचाई थी। पाठ में हमने पढ़ा था, जब उसने झांक कर देखा झोपड़ी के अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन उसने देखा एक सांप रेंग रहा है। वो भागने के लिए इधर उधर प्रयास कर रहा था। तो राजन ने
लकड़ी की मदद से हम कहेंगे उसको झोपड़ी से बाहर निकालकर सांप की जान बचाई थी। तो यही है, मदद किस तरह की मदद की थी ये बताना है हमारा प्रश्न है। राजन ने सांप की क्या मदद की? तो हम कहेंगे राजन ने सांप को जलती हुई झोपड़ी से निकालकर उसकी जान बचाई। मदद क्या है? जान बचाना भी मदद कहलाता है। तो लिखेंगे राजन ने सांप को जलती झोपड़ी से निकालकर उसकी जान बचाई। तो ये इसका हमारा ख का उत्तर है। या हम कह सकते हैं राजन ने सांप की मदद उसकी जान बचाकर की, या आग से उसकी जान बचाकर, ये भी सही है। राजन ने सांप की मदद उसकी जान आग से बचाकर की। तो हर तरह से आप इसे लिख सकते हो। एक वाक्य में इसका उत्तर देना, ये भी बहुत सरल है। अगला है हमारा ग। सांप राजन को क्यों काटना चाहता था? सांप राजन को क्यों काटना चाहता था? सांप राजन को क्यों काटना चाहता था? तो इसके कारण था कि सांप ने स्वयं अपना कारण बताया था कि मनुष्य बुरे होते हैं, मनुष्य शत्रु होते हैं सांपों के। क्यों? क्योंकि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन वे सांप को मार डालते। हमारा प्रश्न है सांप राजन को क्यों काटना चाहता था? कारण क्या बताया था सांप ने? कि सभी मनुष्य बुरे होते हैं, सभी मनुष्य सांप के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे उसे सांप को मार देते हैं। तो ये था, इस कारण से सांप गुस्सा था, और राजन भी एक मनुष्य ही तो था। तो यही कारण था कि सांप राजन को काटना चाहता था, क्योंकि मनुष्य सांप को मार देते हैं और राजन भी एक मनुष्य था। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके छोटा ही लिखना है कि सांप राजन को क्यों काटना चाहता था। सांप राजन को काटना चाहता था क्योंकि मनुष्य सांप के शत्रु होते, क्योंकि सांप के अनुसार सभी मनुष्य सांप के शत्रु होते, या सभी मनुष्य सांप को अपना शत्रु समझते हैं। तो किसी भी तरह से हम इसे लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। सांप राजन को काटना चाहता था क्योंकि सभी मनुष्य सांप को अपना शत्रु मानते हैं या समझते हैं। तो ये हमारा ग भाग है। सांप राजन को क्यों काटना चाहता था? सांप राजन को काटना चाहता था क्योंकि सभी मनुष्य सांप को अपना शत्रु समझते हैं। तो ये हमारा ग भाग था। अब हम अपने घ भाग पे चलते हैं। घ, वृक्ष और तालाब ने, वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी क्यों की?
तो तरफदारी मतलब पक्ष में क्यों थे। हम वृक्ष की बात करें, तालाब की बात करें, तो उन्होंने सांप की तरफदारी की थी। तरफदारी का मतलब पक्ष लेना। वे राजन के पक्ष में नहीं थे, वे सांप की तरफदारी कर रहे थे। तो कारण यही है कि वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी की, क्योंकि मनुष्य जो मनुष्यों की सेवा करते हैं, मनुष्य उन्हें ही कष्ट देते हैं, उन्हें ही मार देते हैं। ये था दोनों का विचार। क्या था? वृक्ष और जो तालाब थे उन्होंने सांप की तरफदारी की, क्योंकि उन्होंने कहा था जो मनुष्य होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। जो उनकी मदद करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वे उन्हें ही कष्ट देते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये था वृक्ष और तालाब के विचार मनुष्यों के प्रति। तो हमारा एक घ प्रश्न है, इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी क्यों की? वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी की क्योंकि मनुष्य उन्हें ही कष्ट देते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। तो ये इतना भी लिखेंगे तो एकदम सही है। और आगे बढ़ते हैं। वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी क्यों की? हम कहेंगे वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी की क्योंकि मनुष्य की जो सेवा करता है और वे उन्हें ही कष्ट देते हैं और मार देते हैं। या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। वृक्ष और तालाब के अनुसार मनुष्य की जो सेवा करता है, मनुष्य उन्हें ही कष्ट देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस कारण वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी की। ये था हमारा मौखिक प्रश्न। तो बच्चों ये 4 मौखिक प्रश्न हैं। इसे आप अपने शब्दों में, इसको आप ऑनलाइन कक्षा में और ऑफलाइन कक्षा में अपने शब्दों में आप इसे बताएंगे। और आज के लिए हमारा ये मौखिक प्रश्न होता है। मौखिक का दूसरा प्रश्न हम करेंगे आज। मौखिक का दूसरा भाग है, उसको करते हैं। मौखिक का दूसरा भाग प्रश्न है दूसरा, समझो और पढ़ो। समझो और पढ़ो। पहला है स हलंत जमा त, ये बना स्त, आधा स पूरा त। अब इससे बनने वाले शब्द कौन है? बिस्तर। उसके बाद है बस्ता। फिर है नमस्ते। तो ध्यान देना है इस पे। स हलंत जमा त। आपको पता है जिस भी वर्ड के नीचे हलंत लग जाता है, जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है, वो हम कहेंगे वो आधा स इस तरह से लिखा जाता है और इसका उच्चारण भी अल्प होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? स का उच्चारण भी कम होगा, आधा व्यंजन है, और त में अ है, तो हम कहेंगे ये इस व में स हलंत में स्वर नहीं है और त व्यंजन में स्वर है, तो इसका उच्चारण में स्त स का उच्चारण कम रखेंगे। तो इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, इसको से हमें पता चलेगा। बिस्तर,
तो स है उसका उच्चारण भी कम है, और हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। तो अगर जैसे लिखा जाता है वैसे बोला भी जाता है, कह सकते हैं। तो इसमें अगर स आधा है तो इसका उच्चारण भी कम होगा। बिस्तर, बस्ता, नमस्ते, तो ऐसे जो शब्द हैं ये था आधा स और त से बनने वाले। अब उसी तरह श हलंत जमा य से बनने वाले कुछ शब्द हैं, उसको हम लिखते हैं। श हलंत जमा य, क्या बना? शिय। उसके बाद आएगा मनुष्य, शिष्य, शिष्य, और है शिष्या, शिष्या, श्य, मनुष्य, श का अल्प उच्चारण है। शिष्य, शिष्या। उसी तरह श हलंत जमा ट, ये बना शट। बनने वाले शब्द हैं कष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट, शिष्ट, शिष्ट। अगला है तो श हलंत जमा ट ष्ट, कष्ट, श का उच्चारण अल्प है। भ्रष्ट, श का उच्चारण अल्प है। शिष्ट, श का उच्चारण अल्प है। व हलंत जमा य व्य, व्य, व्य से बनने वाले शब्द हैं व्यवहार, व्यवहार, व उसको व्यक्ति, व्यक्ति, व का उच्चारण कम है। व्यक्ति, व्यायाम, व्यायाम। उसी तरह स हलंत जमा थ, ये बना स्थ, स्थ, इससे बनेगा स्थान, स्थान, स्थाई, स्थिति, स्थित, और एक अंत में है द हलंत जमा ध, ये बना दध। इसे दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, इसमें द आधा है और ध पूरा है, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसे बनने वाले शब्द हैं शुद्ध, बनने वाले शब्द हैं शुद्ध, बुद्धि, वृद्धि, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शुद्ध को, द में ध लिख दिया शुद्ध, बुद्धि। दोनों ही सही तरीका है, लेकिन मानक हिंदी के अनुसार अभी ऊपर वाला ही चल रहा है। वृद्धि, तो मानक हिंदी के अनुसार हम ऊपर वाला ही लिखेंगे, इसे भी गलत नहीं कहा जाएगा। तो बच्चों यही देखा हमने, आधा व्यंजन ये मिलकर कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, और हमने द और ध इसको दो तरह से लिखने अभी सीख लिया है। तो इसका जो उच्चारण करेंगे और अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह है समझो और पढ़ो। तो आज के लिए हम अपना
मौखिक प्रश्न का दूसरा तक ही करते हैं। कल हम अपने लिखित प्रश्नों को करें। आज के लिए बस इतना ही।